सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इस पेपर के अंतर्गत आपका एक टॉपिक आता है डाटा कलेक्शन टूल्स के अंतर्गत प्रश्नावली। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। इसके साथ ही प्रश्नावली के प्रकार को भी देखेंगे। एक अच्छी प्रश्नावली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके साथ ही प्रश्नावली के गुण और दोष को कवर करेंगे। आपके पेपर में इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्नावली का अर्थ भी पूछा जा सकता है, परिभाषा भी पूछा जा सकता है, या फिर उसके प्रकार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीवाईक्यूज में अगर आप देखते हैं तो प्रश्नावली से प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली के अर्थ एवं परिभाषा को देख लेते हैं। प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषाएं। पहली परिभाषा है गुड एवं हार्ट के अनुसार। गुड और यहाँ पे हार्ट लिखा है लेकिन गुड एवं हार्ट होगा। गुड एवं हार्ट 1952 के अनुसार। अगर आप गुड और हार्ट 1952 भी डाल देंगे तब भी सही रहेगा, इसका इंप्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं गुड एवं हार्ट 1952 के अनुसार प्रश्नावली क्या है। सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। तो गुड एवं हार्ट ने प्रश्नावली के विषय में क्या बताया कि प्रश्नावली सामान्य रूप से प्रश्नावली का जो अर्थ होता है प्रश्नों से उत्तर प्राप्त करने की एक प्रणाली होती है। प्रश्नावली में कुछ प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर ही उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, और ये जो प्रश्न होते हैं इसको उत्तरदाता स्वयं भरता है। क्योंकि जो प्रश्नावली होती है इसमें कोई एक प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि प्रश्नों की एक सूची होती है या फिर प्रश्नों का एक प्रपत्र होता है जिसको उत्तरदाता के द्वारा स्वयं भरा जाता है। अगली परिभाषा है लुंडबर्ग के अनुसार। लुंडबर्ग 1957 के अनुसार मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लुंडबर्ग 1957 के अनुसार जो प्रश्नावली है मौलिक रूप से उद्दीपकों का वह समूह होता है जिसे शिक्षित लोगों के सामने उन उद्दीपकों के अंतर्गत उसके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उद्दीपकों का एक समूह होता है। लुंडबर्ग के अनुसार जो प्रश्नावली होती है प्रेरणा या फिर उद्दीपकों का एक समूह होता है जिसे शिक्षित वर्ग के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है उनके मौखिक व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए। अगली परिभाषा है बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका होती है। बोगार्ट्स ने कहा कि जो प्रश्नावली होती है यह प्रश्नों की एक तालिका होती है जिसे व्यक्तियों के उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। चलिए प्रश्नावली के प्रकार को देख लेते हैं। प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, फिर भी हम यहाँ पे लुंडबर्ग की प्रश्नावली का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। लुंडबर्ग 1957 में प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं। पहला इसमें तथ्य संबंधी प्रश्नावली और दूसरा है अभिवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। इसी प्रकार से पीवी यंग 1966 ने प्रश्नावली की प्रकृति के आधार पे प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं। पहला है बंद प्रश्नावली और दूसरा है खुली प्रश्नावली। इसी प्रकार से यंग ने भी प्रश्नावली के प्रकार बताए हैं। यंग 1966 के अनुसार संरचना के आधार पर उन्होंने प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। और इसी प्रकार से करलिंगर 1978 ने भी प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं। पहला है आपका बंद प्रश्नावली या बंद प्रश्न वाली प्रश्नावली और दूसरा है विकल्प वाले प्रश्न की प्रश्नावली। तो ये जो है मुख्य प्रश्नावली का वर्गीकरण है जो अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार वर्गीकृत किया है। अब मेन जो उसका वर्गीकरण है या फिर प्रकार है उसको देख लेते हैं। पीवी यंग ने भी प्रश्नावली के दो भागों का उल्लेख किया है, संरचित और असंरचित। पीवी यंग ने संरचना के आधार पर किया है। तो चलिए जो मुख्य प्रकार है उसको देख लेते हैं। पहला है आपका संरचित प्रश्नावली।
संरचित प्रश्नावली जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसकी रचना पहले से ही शोधकर्ता के द्वारा या फिर अनुसंधानकर्ता के द्वारा कर लिया जाता है। अगर हम इसके अर्थ को देखते हैं तो संरचित जो प्रश्नावली होती है ऐसा मापक यंत्र है जिसे निश्चित, मूर्त और पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं। ये जो संरचित प्रश्नावली होती है इसमें निश्चित, मूर्त और पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न पहले से ही तैयार रखे जाते हैं। प्रश्न करने की अवधि में उसी स्थान पर प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि पहले से ही जो संरचित प्रश्नावली होती है इसकी रचना पहले से ही कर ली जाती है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप इसको पूरा पढ़ करके इसके बारे में जान सकते हैं। इससे भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि संरचित प्रश्नावली क्या होती है। इसके बाद आता है आपका असंरचित प्रश्नावली। इसके अंतर्गत केवल उन विषयों का उल्लेख होता है जिसके संबंध में उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। एक अनुसंधानकर्ता ऐसी प्रश्नावली की सहायता से आरंभ से यह ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि किस प्रकार के प्रश्नों और उसके एक विशेष क्रम के द्वारा सर्वोत्तम सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यही कारण है कि ऐसी प्रश्नावली साक्षात्कार निर्देशिका हमें तभी लाभदायक होती है जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो तथा प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना हो। तो असंरचित जो प्रश्नावली होती है वे किस तरह की प्रश्नावली होती है इसको हम जान लेते हैं। तो असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान होती है। जैसे जब किसी व्यक्ति का आप साक्षात्कार लेने जाते हैं तो उस टाइम असंरचित प्रश्नावली उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों में प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है। इसमें केवल विषय और प्रसंग ही लिखे होते हैं जिसके आधार पर सूचनाएं जो भी शोधकर्ता होता है या फिर अनुसंधानकर्ता होता है उसके द्वारा संकलित की जाती हैं। तो असंरचित में क्या होता है, इसमें प्रश्नावली का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है, बल्कि इसका निर्माण विषय के अकॉर्डिंग जब आवश्यकता हो तभी किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग ज़्यादातर साक्षात्कार के समय किया जाता है। जो असंरचित प्रश्नावली होती है इसकी संरचना तब की जाती है जब आप किसी का साक्षात्कार करते हैं। जैसे कि जो मीडिया वाले होते हैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं तो उस टाइम असंरचित प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या फिर कोई घटना घटित हो जाती है और वहाँ पे मीडिया वाले जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग उपस्थित होते हैं तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वो लोगों से प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो असंरचित प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है आपका खुली हुई प्रश्नावली। खुली हुई प्रश्नावली जैसा कि आप इसके नाम से ही क्लियर हो पा रहे हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उसके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उत्तरदाता से आशा की जाती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उत्तर दे सकता है। जैसा कि आपका परीक्षा में रिटन वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है और आप उसको लिख करके उसका उत्तर अपने शब्दों में बताते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार या फिर जो प्रश्न आपका होता है उसके अनुसार आप अपने शब्दों में उसका उत्तर देते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने कुछ न कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है जिससे जिससे उस खाली स्थान पर उत्तरदाता अपना उत्तर लिख सके। जो खुली प्रश्नावली होती है इसका हम एग्जाम्पल अभी आपको दिखा रहे हैं कि इस टाइप का होता है। ये खुली हुई प्रश्नावली का नमूना है। परिवार नियोजन अपनाने के क्या-क्या कारण हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है और इसके बगल में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें उत्तर को भर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या-क्या दोष हैं? ये आपका प्रश्न पूछ दिया गया है और नीचे खाली स्थान है, तो आप अपने मत को इसमें भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो यहाँ पे नीचे खाली स्थान दिया हुआ है, तो आप चाहें तो अपने उत्तर को इसमें भर सकते हैं। तो जो इस तरह के प्रश्न होते हैं, ये आपके अ, खुली प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं। अगली प्रश्नावली है बंद प्रश्नावली। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक संभावित उत्तर दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। बंद प्रश्नावली में आप अपने मन से उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि प्रश्न से संबंधित संभावित उत्तर दिए होते हैं, उसी में से
जो उत्तरदाता होता है उसको उत्तर को चुन करके अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। तो चलिए इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। ये बंद प्रश्नावली का उदाहरण है। इसमें पहला प्रश्न है, अंधेरे से डर लगता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हाँ या नहीं। आपको किस चीज़ से डर लगता है? शिक्षक, संरक्षक, सांप, शेर। अगला प्रश्न है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं जिसमें प्रश्न भी दिया होता है उससे संबंधित विकल्प भी होते हैं, इन्हीं विकल्पों में से आपको चुनना होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके बंद प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है चित्रमय प्रश्नावली, जिसको चित्र प्रश्नावली के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो पा रहा है, यह वह प्रश्नावली है जिसमें समस्या से संबंधित प्रश्न शब्दों में न होकर के चित्रों में होते हैं। यह प्रश्नावली सरल, रोचक व स्पष्ट होती है। इससे अपेक्षाकृत कुछ अधिक वस्तुनिष्ठ उत्तर प्राप्त होते हैं। वित्तीय दृष्टि से यह खर्चीली होती है लेकिन अधिक लाभदायक होती है। चित्रमय प्रश्नावली में चित्र के माध्यम से उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं जो कि रोचक होता है और तथ्य को संग्रह करने में आसानी भी होती है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सरलता से, जिसमें उत्तरदाता चित्रों के आधार पर अपने उत्तर को सरलता से चिन्हित कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रश्न 1 हो कि आप गांव में रहना पसंद करेंगे अथवा नगर में, तथा प्रश्न के आगे नगर और गांव का चित्र बना दिया जाए तो उत्तरदाता सरलता से किसी एक पर चिन्ह लगा करके अपने मत को बता सकता है। तो इस तरह के जो प्रश्नावली होती है वो चित्रमय प्रश्नावली के अंतर्गत आती है। अगला प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सभी प्रश्नावलियों का लगभग मिश्रण होता है। यह वह प्रश्नावली है जिसमें एक विशेष प्रकार के प्रश्न न होकर के अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न संरचित होते हैं, कुछ असंरचित होते हैं। इस प्रश्नावली में आवश्यकतानुसार चित्रमय प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको मिश्रित प्रश्नावली भी कहा जाता है। इसके अलावा तथ्य संबंधी जो प्रश्नावली होती है तो यह इस तरह की प्रश्नावली होती है जिसमें अनुसंधान समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तो जिसमें अनुसंधान समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह किया जाता है तो इस तरह की प्रश्नावली को तथ्य संबंधी प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका मत या अभिवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तो यह वह प्रश्नावली होती है जिसकी सहायता से जो अनुसंधान करता होता है उत्तरदाताओं के मत या अभिवृत्तियों का अध्ययन करता है। तो आप चाहें तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत संबंधी जो प्रश्नावली है इसको भी इसके प्रकार में लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, कम से कम 6 प्रकार की प्रश्नावली आपको याद रखना होगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 2 प्रश्नावली और जोड़ सकते हैं, तथ्य संबंधी और मत संबंधी। इसके बाद हम प्रश्नावली विधि का महत्व और गुण देख लेते हैं। पहला महत्व या फिर गुण है अध्ययन की निष्पक्षता। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता नहीं भरता है। जो प्रश्नावली होती है उसको अध्ययनकर्ता के द्वारा नहीं भरा जाता है बल्कि उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है। उत्तरदाता सोच विचार कर प्रश्नों के उत्तर देता है, अतः अध्ययनकर्ता की अनुपस्थिति के कारण उसकी जो अभिवृत्तियाँ और पक्षपात का अध्ययन परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अध्ययन की निष्पक्षता इस कारण से हो जाती है क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे अध्ययनकर्ता के द्वारा नहीं भरा जाता है बल्कि उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है। तो उत्तरदाता इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सोच समझ करके देता है और जब वो देता है तो उस टाइम जो अनुसंधान करता होता है या फिर अध्ययन करता है तो है वह अनुपस्थित होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तरदाता की अभिवृत्ति होती है और पक्षपात होता है तो उसके परिणामों का जो प्रभाव है वो आपकी प्रश्नावली पे नहीं पड़ता है। इस प्रकार से शुद्ध अध्ययन या फिर शुद्ध जानकारी प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है। अगला गुण है वस्तुपरक अध्ययन। जब प्रश्नावली द्वारा अध्ययन संरचित प्रश्नावली द्वारा किया जाता है तब अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्षता के कारण अध्ययन और अध्ययन के परिणाम वस्तुपरक होते हैं। वस्तुपरक अध्ययन किसके द्वारा संभव होता है? प्रश्नावली के द्वारा। वो भी किस तरह की प्रश्नावली होती है? तो संरचित प्रश्नावली द्वारा किया जाता है। जब प्रश्नावली द्वारा अध्ययन संरचित प्रश्नावली द्वारा किया जाता है तब अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष होते हैं क्योंकि ये पहले से ही इसकी संरचना की जाती है कि आप जिस विषय वस्तु पे प्रश्न
बनाना चाहते हैं या फिर आंकड़े एकत्रित करना चाहते हैं, तो आप उस तरह की प्रश्नावली का निर्माण कर लेते हैं। तो इससे जो आप अध्ययन करते हैं या फिर तथ्य संग्रहित करते हैं, वो तथ्य वस्तुपरक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। अगला गुण देख लेते हैं। बड़ी जनसंख्या के अध्ययन में उपयोगी जो प्रश्नावली होती है, इसका प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। समूह के अध्ययन इकाइयाँ चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, वहाँ पर आप प्रश्नावली को डाक के द्वारा प्रेषित करके उनके जो भी आंकड़े होते हैं या फिर तथ्य होते हैं या फिर उनके जो भी मत हैं, आप उसको जान सकते हैं। अगला गुण है शीघ्र अध्ययन। प्रश्नावली विधि में प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता के स्थान पर उत्तरदाता भरते हैं, तो इसकी सहायता से अध्ययनों के आंकड़े अन्य विधियों की अपेक्षा जल्द व शीघ्र एकत्रित होते हैं। इस विधि द्वारा अध्ययन में कम से कम समय लगता है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नावली है, इसको अनुसंधानकर्ता के द्वारा नहीं भरा जाता है, बल्कि उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है। तो अनुसंधान क्या करता है, उत्तरदाताओं को प्रश्नावली बाँट देता है, जिससे वो कम समय में ही जल्दी से प्रश्नावली को भर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली विधि में समय कम लगता है। अगला है न्यूनतम व्यय। प्रश्नावली विधि अन्य विधियों की अपेक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। दूसरे, एक बार में ही अनेक लोगों से आंकड़े इससे प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसमें बार-बार किसी व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है न्यूनतम श्रम। इसमें आपके श्रम की भी बचत होती है। प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन करते समय सहायक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता कम से कम होती है, अतः इस विधि में श्रम कम से कम लगता है। अगला गुण है सरल और सुविधाजनक अध्ययन। प्रश्नावली के द्वारा हम बहुत ही सरल तरीके से और सुविधाजनक अध्ययन कर सकते हैं। अन्य विधियों की अपेक्षा यह सरल होती है और सुविधाजनक होती है। सिन-पाओ यंग 1953 के अनुसार प्रश्नावली विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के समूह से सूचना प्राप्त करने की शीघ्रतम और सरलतम विधि है। अगला गुण है विश्वसनीयता की जांच संभव। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययनों की जांच सरलता से की जा सकती है। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि कुछ समय बाद उसी समूह पर दोबारा आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं। 2 बार के आंकड़े में जितनी समानता होती है, विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होती है। एक बार मान लीजिए आपने किसी प्रश्नावली का प्रयोग एक समूह पे किया, फिर कुछ टाइम के बाद अगर आपको चेक करना है कि उस समूह के द्वारा जो भी जानकारी या फिर तथ्य दिए गए हैं, वो सही हैं या नहीं, तो आप दोबारा उसी समूह पर आप वही प्रश्नावली अप्लाई कर सकते हैं। अगर समान उत्तर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस समूह के द्वारा जो भी तथ्य दिए गए हैं या फिर जो आंकड़े उस समूह से आपको प्राप्त हुए हैं, वो आपके विश्वसनीय हैं। अगली विशेषता है या फिर गुण है स्वशासन की सुविधा। प्रश्नावली एक स्वशासित यंत्र है, जिसको स्वयं उत्तरदाता भरता है। इसमें भरवाने के लिए अध्ययनकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इसमें स्वशासन की सुविधा होती है, क्योंकि इसको उत्तरदाता स्वयं भरता है। इसमें जो अनुसंधान करता होता है, उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से प्रश्नावली में स्वशासन की सुविधा होती है। अगला है आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण की संभावना। प्रश्नावली जब संरचित होती है अथवा प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों को जब अंकों में परिवर्तित किया जाता है, तब ऐसे अंक वाले आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जा सकता है। यह सुविधा प्रश्नावली विधि में बनाई जा सकती है। इसके बाद प्रश्नावली विधि के दोष और सीमाओं को जान लेते हैं। पहला है दोष, शिक्षित अध्ययन इकाइयों तक सीमित। प्रश्नावली विधि में प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरते हैं, अतः जो लोग अशिक्षित ही नहीं बल्कि कम पढ़े लिखे हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को न ठीक प्रकार से पढ़ सकते हैं, न उत्तर लिख सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए चर विधि उपयोगी नहीं है। प्रश्नावली विधि का जो पहला दोष है, ये शिक्षित अध्ययन इकाइयों तक सीमित है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग के लिए ही किया जाता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं, उनके लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नावली जो होती है, इसको उत्तरदाता स्वयं भरता है। तो जो अनपढ़ लोग हैं या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसके ना ही प्रश्न को समझ पाएंगे और ना ही इसमें अपने मत अनुसार उत्तर को ही भर पाएंगे।
अगला दोष है अपूर्ण सूचनाएं। प्रश्नावली जब उत्तरदाता वापस करते हैं तो वापस की गई प्रश्नावलियों में अनेक प्रश्न छूटे रहते हैं जिनके उत्तर नहीं होते हैं या आधे अधूरे होते हैं। जो प्रश्नावली विधि होती है ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उत्तरदाता उसके सारे उत्तर देता है। कभी-कभी वो प्रश्नों को छोड़ देता है, उसका उत्तर नहीं देता है, जिसके कारण जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण नहीं होती बल्कि अपूर्ण होती हैं। अगला है प्रत्युत्तर की समस्या। प्रश्नावली विधि से अध्ययन करते समय एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनेक उत्तरदाता प्रश्नावली को लौटाते ही नहीं हैं। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावलियों में यह समस्या सबसे अधिक होती है। डाक द्वारा भेजी गई जो प्रश्नावलियाँ होती हैं 20 से 25% ही आ पाती हैं। अध्ययन इकाइयाँ प्रश्नावली को भरने में रुचि दिखाना तो दूर बल्कि अरुचि दिखाती हैं। जो प्रश्नावली विधि होती है प्रत्युत्तर की संभावना होती है, क्योंकि आप तो प्रश्नावली को भेज देते हैं डाक विधि के द्वारा अध्ययन इकाई के पास, लेकिन अध्ययन इकाई उसको भर करके वापस आपके पास नहीं भेजती है, तो इस प्रकार से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला है अस्पष्ट लिखाई। उत्तरदाताओं से जो प्रश्नावलियाँ भरकर आती हैं उनमें बहुधा लिखावट पढ़ने योग्य नहीं होती है। लिखावट पढ़ने योग्य न होने से प्रश्नावली के प्रश्नों का विश्लेषण करने में, वर्गीकरण करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जो उत्तर लिखे होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। तो अस्पष्ट होने की वजह से आप ना ही उनका विश्लेषण कर पाते हैं और ना ही उनका वर्गीकरण कर पाते हैं। अगली जो कमी है या फिर दोष है, गहन अध्ययन में कठिनाई। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करते समय गहन अध्ययन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के सामने उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वह उत्तरदाता से पूछ-पूछ कर गहन अध्ययन कर पाता है। गहन अध्ययन में कठिनाई। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करते समय गहन अध्ययन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इस विधि में जो प्रश्न होते हैं वो उत्तरदाता स्वयं भरता है, उसके सामने जो अध्ययनकर्ता होता है वो उपस्थित नहीं होता है, इसलिए उत्तरदाता से पूछ-पूछ कर गहन अध्ययन कर पाना कठिन होता है। अगला है भावात्मक उद्दीपक का अभाव। प्रश्नावली विधि में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने नहीं बैठा होता है, अतः वह उत्तरदाता में भावनात्मक उद्दीपन नहीं कर पाता है, और जब तक उत्तरदाता भावनात्मक रूप से उद्दीप्त नहीं होता है अथवा भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं होता है, तब तक वह अपने अंतर्मन से प्रश्नों के जवाब नहीं देता है। जब भावनात्मक रूप से उत्तरदाता उद्दीप्त नहीं होता है तो उसको ये लगता है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देना ठीक नहीं है, जो मन में आए अपने इच्छानुसार दे देना चाहिए, सही या गलत। अगला दोष है प्रश्नों की रचना में कठिनाई। प्रश्नावली विधि में प्रश्नावली की सफलता मुख्यतः इसी बात पर निर्भर करती है कि प्रश्नावली में प्रश्न कितने अध्ययन समस्या से संबंधित है। प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं उनकी रचना करने में कठिनाई होती है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं इनकी रचना केवल अनुभवी अनुसंधानकर्ता ही कर सकते हैं, जिसके द्वारा सही तथ्य या फिर आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। अगला दोष है प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श की कठिनाई। प्रश्नावली विधि में जब अध्ययन समूह बड़ा और अध्ययन इकाइयाँ दूर-दूर तक फैली होती हैं, तब इस विस्तृत समूह से प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श नहीं चुना जा सकता है, और यदि चुना गया प्रतिदर्श प्रतिनिधिपूर्ण नहीं है तो उसमें प्राप्त परिणाम भी इस बड़े समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। प्रश्नावली का जो दोष है ये यह है कि इसमें जो अध्ययन इकाइयाँ होती हैं वो दूर-दूर तक फैली होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जिन इकाइयों को चुन रहे हैं वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करें, और उनसे संबंधित जो भी आंकड़े एकत्रित आप कर रहे हैं, तथ्य संकलित कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण विश्वसनीय हो और सारे समूह पर अप्लाई हो सके। कुछ अन्य दोष को देख लेते हैं, कुछ अन्य बिंदु। प्रश्नावली द्वारा बच्चों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नावली का जो दोष है, प्रश्नावली के द्वारा बच्चों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं को जब प्रश्नावली के संबंध में जब किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो यह भी नहीं मिल पाता है। अगर मान लीजिए कोई उत्तरदाता है और उसके संबंध में प्रश्न उसके समझ में नहीं आ रहा है, अगर वह उसको स्पष्ट करना चाहता है या फिर स्पष्ट रूप से जानना चाहता है, तो ऐसे में वो उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है या फिर करवा पाता है। इसके अभाव में प्रश्न अधूरे छूट जाते हैं। जब प्रश्नावली में हाँ नहीं वाले प्रश्न या बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं तो उत्तरदाता बिना पढ़े समझे उत्तरों को टिक मार्क लगा देता है। प्रश्नावली के
उत्तरों के बारे में यह अनुमान लगाना कठिन है कि किसने जानबूझकर गलत सूचनाएं भरी हैं या किसी ने लापरवाही के कारण गलत सूचनाएं दी हैं। प्रश्नावली के बारे में जब उत्तर जो दिए जाते हैं, प्रश्नावली से संबंधित जो भी उत्तर होते हैं, अगर आप उसका अनुमान लगाएं तो ये कठिन होता है कि किसने जानबूझकर जो उसमें उत्तर भरा है गलत भरा है, या फिर यह किसने लापरवाही के कारण गलत सूचनाएं इसमें भर दी हैं जो कि नहीं भरना चाहिए था। आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं। उत्तरदाता का जब सही पता ज्ञात नहीं होता है तो उन्हें ढूंढने और उनसे प्रश्नावली भरवाने में कठिनाई होती है। अगर उत्तरदाता का पता आपके पास सही नहीं है तो उन्हें ढूंढना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है और उनसे प्रश्नावली भरवाने में भी कठिनाई होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो कमियां थी या फिर दोष थी प्रश्नावली की, जिनका वर्णन अभी किया गया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली जो टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये 2023 का पेपर है, प्रथम सेमेस्टर का है, होम साइंस का। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका प्रश्न पूछा गया है शॉर्ट वाले में, लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्नावली से प्रश्न आपका पूछा गया है। ये है प्रश्न आपका, प्रश्नावली के प्रकार समझाइए। ठीक है, ये 23वें प्रश्न आपका प्रश्नावली से पूछा गया है शॉर्ट वाले में। अब इसके बाद देख लेते हैं 2024 में भी आपका प्रश्नावली के प्रकार से प्रश्न आपका आया है। ये पहला प्रश्न है जो कि कंपलसरी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली के प्रकार। और इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में आपका प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर पूछा गया है। तो इसमें एक छोटा सा अंतर होता है, प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरता है जबकि अनुसूची को जो अनुसंधान करता होता है उसके द्वारा भरा जाता है। अब इसके बाद ये भी देख लेते हैं प्रश्नावली की रचना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो इसको हम एक दूसरी क्लास में कवर कर लेंगे कि प्रश्नावली की रचना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको ऐसे भी ओरली बता सकते हैं, इसको दूसरी क्लास में देख लिया जाएगा, प्रश्नावली की रचना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।